स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ है आईएएस अविनाश कुमार। ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल करी है उन्होंने इस साल की सिविल सर्विस की परीक्षा में। तो आइए हम जरा उनसे कुछ सवाल पूछ लीजिए। स्वागत है सर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से, बहुत सारी बधाई। तो पहला सवाल तो मतलब मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि जब आपको पता चला कि देखिए रिजल्ट आ गया है तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस समय तो मैं लंच कर रहा था। लंच कर रहे थे। और इट वाज एक्सपेक्टेड कि लंच के आसपास ही रिजल्ट आएगा जी। तो मैंने सोचा पहले ही कर लेता हूँ। हाँ। क्योंकि अगर लंच करने से पहले रिजल्ट आ गया और अच्छा हो गया तो लोग खाने नहीं देंगे और नहीं अच्छा हुआ तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि लंच पहले ही कर लेता हूँ और आई वॉज अबाउट टू फिनिश इट जब PDF आ चुका था और मैंने जैसे तैसे फिर ख़त्म करके और फिर देखा और 17th रैंक थी। तो पहले तो एक सेंस ऑफ डिसबिलीव था, ये मैं ही हूँ ना, लेकिन फिर मैंने फिर से रोल नंबर वगैरह वेरीफाई किया, दैट वाज मी ओनली। तो फिर सवाल तो यही बनता है ना, खाना पूरा खा पाए कि छूट गया? थोड़ा छूट गया। थोड़ा सा छूट गया जी। तो तब से लेके अब तक सांस लेने का वक्त मिला है? हाँ, सांस तो ले रहे हैं लेकिन सोना थोड़ा कम हो पाया। जबकि पेपर देने के बाद यही सोचते हैं कि बस आराम से सोएंगे। हाँ। लेकिन टेंशन है ना। लेकिन सपना साकार है कि नहीं? बिल्कुल है ना। रिजल्ट देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या हुआ? ये तो है कि यकीन नहीं हुआ, लेकिन फोन किसको किया आपने सबसे पहले? फोन मेरे एक मेंटर थे, उन्हें मैंने कॉल किया और उनसे बोला कि आप एक बार चेक कर लो कि मेरा ही रोल नंबर है ना, या ये PDF सही तो आई है ना, क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक PDF देखी थी जी। तो मैंने बोला कि आप एक बार चेक कर लो, UPSC की साइट तो उस समय थोड़ी हैंग हो जाती है। बिल्कुल, ट्रैफिक। तो हाँ, तो उन्होंने फिर चेक किया और उन्होंने बोला कि हाँ आपका ही है। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया और मम्मी पापा को बताया। अच्छा, तो आप घर पे नहीं थे? नहीं, मैं तो दिल्ली में था ना। दिल्ली में थे जी। और घर वालों ने क्या कहा फिर? घर वाले काफ़ी खुश हुए कि हाँ, उन्हें भी थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि 17वीं रैंक मेरी ही आई है लेकिन फिर बहुत ही खुश थे सब लोग। ऑफ कोर्स, और खुश होने की बात भी है ना। जी जी। इतना आसान काम तो नहीं है। जी बिल्कुल। दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है ना। उसमें 17वीं रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ऑफ कोर्स खुश होने की बात है जी, है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो ज़रा आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बात कीजिए, है ना, कि आप किधर से है, फैमिली कहाँ से है? मेरा जन्म बिहार में अररिया ज़िले के बघुआ गांव में हुआ है जी। और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ही है। और उसके बाद फिर 10th तक की पढ़ाई मैंने श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर फॉरबिसगंज से की। अच्छा। उसके बाद 12th के लिए मैं चिन्मया विद्यालय बोकारो गया। अच्छा। और उसके बाद फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग में मैंने की और 2019 में मैं पास आउट हुआ था। और उसके बाद लगभग 1 साल मैंने नौकरी की कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ करके UPSC की तैयारी शुरू की। जी। तो यूँ कहते हैं ना कि बिहार की मिट्टी में होता है IAS का सपना, हवा में खुशबू आती है उसके सपनों की। कैसा ही था आपके साथ भी? हाँ, ये बात तो सही है कि बिहार में अगर आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो बिहार की सोसाइटी में सिविल सर्विसेज को काफ़ी एस्पिरेशनल वैल्यू की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। और सिविल सर्वेंट की काफ़ी इज्जत भी होती है और होनी भी चाहिए, बट वहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वजह से आप जो इम्प्रेसिव माइंड होता है किसी भी चाइल्ड का, उसमें ये चीज़ें बैठ जाती हैं और सिविल सर्विसेज को लेकर के एक इंक्लिनेशन बचपन से कहीं ना कहीं बन जाता है। और बाद में जब आप फिर से अपनी जर्नी देखते हैं तो अगर आपकी इच्छा होती है पब्लिक सर्विस की तरफ तो आप फिर से अटेम्प्ट करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी एक सवाल मेरे मन में है कि जब आपकी नौकरी चल रही थी कलकत्ता पार में, है ना, तो फिर उससे आप खुश नहीं थे या वहाँ से सपना उससे बड़ा दिखा? वहाँ सच बात तो ये है कि वहाँ मन भी नहीं लग रहा था जी। और मुझे लगा था कि शायद मैं वहाँ रह जाऊँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ मन नहीं लग रहा था उतना। और जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से एक ये भी थी कि सिविल सर्विसेज का कभी ट्राई करना है जीवन में। करना तो है, एक बार तो करना है ना? बिल्कुल जी। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके, और उस समय कोविड का दौर भी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी न्यूज़ में और चारों तरफ अपने, और बहुत सारे लोग मेंटल चर्निंग से होकर के गुजर रहे थे उस समय, और मेरे अंदर भी एक इस तरह का ख्याल चल रहा था। तो मैंने फाइनली सोचा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। लॉकडाउन तब तक रिलैक्स हो चुका था थोड़ा, जुलाई 2020 में मैंने छोड़ा और फिर मैंने तैयारी शुरू। तो आपने ये नहीं सोचा कि शायद काम करते करते मैं तैयारी कर लूँगा? नहीं, मेरा जॉब थोड़ा चैलेंजिंग था। उसमें मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स होते थे। मैं थर्मल पावर प्लांट में मैं नौकरी करता था और उसमें ऑपरेशंस में मैं था, तो वहाँ पर शिफ्ट में ही काम होते थे जी। तो वहाँ पे एक शेड्यूल बना करके डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था जी।
तो इसलिए मुझे लगा कि इसको छोड़ना ही होगा, नहीं तो साथ में मैं तैयारी नहीं कर सकता। और एक एथिकल सेंस भी होता है कि आप एक जगह हों और फिर दूसरे की तैयारी कर रहे हो, तो फिर हाँ, तो फिर वो मतलब आप 100% अपने काम में भी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि थोड़ा समय लगेगा इधर, लेकिन छोड़कर कहीं सीधे इसी तरफ बढ़ जाते हैं। और जब आपने अपने परिवार को कहा कि मैं अच्छी खासी नौकरी छोड़ के IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा? उस वक्त उनके मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन फिर जब बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिवार वाले सपोर्ट कर ही देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फाइनली वो लोग एग्री हो चुके थे। और ऐसा अक्सर बोलते हैं बच्चे कि मैम जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना तो सांस पूरी खुल के आती है, थोड़ा सीधा खड़े होने की हिम्मत होती है, फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज की जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है और इसमें कई बार आपको विफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी फैमिली की तरफ से मिलती है, इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलती है। आप जब आपके जो इनिशियल सेटबैक्स होते हैं उसमें आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट करती है तो आपको लगता है कि ओके समबडी इज़ बिहाइंड मी। मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्टिव रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, और फैमिली का साथ हो तो थोड़ी जर्नी आसान हो जाती है। वेल सेड, दैट्स वेरी ट्रू। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे आप कह रहे थे कि हाँ विफलता का सामना करना पड़ता है, अक्सर ये जर्नी जो है लंबी खींच भी जाती है। तो आपकी जर्नी कैसी रही? कितने अटेम्प्ट लगे? कितनी विफलताओं का आपको सामना करना पड़ा? जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई 2020 में मैंने नौकरी छोड़ी थी और मैंने फॉर्म भर रखा था उस साल अटेम्प्ट का, तो और एग्ज़ाम डेफर हो चुकी थी, अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम होने वाली थी प्रीलिम्स की। तो मैंने जब नौकरी छोड़ा तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम दे ही देते हैं। हालांकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, उसके बाद ही मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो 2-3 महीने लगभग मैंने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, NCERTs ही उस समय पढ़ा था, केवल बेसिक NCERT, और फिर जाकर के मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर दिया था। और मुझे तो ये मालूम था कि इस बार होना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अटेम्प्ट करके देखते हैं कैसा जाता है। बिल्कुल। और एटलीस्ट उस बहाने मैंने वो 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि था कि सर पे एग्ज़ाम है। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने अच्छे से तैयारी की, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उसका कारण था कि मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स ले लिए थे, लगभग 95 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। और जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से मैं कट ऑफ के नीचे रह गया। फिर फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में इस बार मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब हुआ और 17th रैंक आई। क्या बात है, मतलब किया तो सब कुछ एक साथ, वरना वही बेहतर होता है, नहीं तो आप बीच में कहीं रुक जाएं तो फिर बहुत ही निराशा होने लगती है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। मुझे काफ़ी समय मिल गया और उस समय में मैंने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली। उसका फ़ायदा थर्ड अटेम्प्ट में दिखा, वरना मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो जब विफलता का सामना करना पड़ता था तो आप खुद को समझाते कैसे थे कि क्या करें? बुरा तो लगता है, देखिए। हाँ बिल्कुल। देखिए कई बार आपके पास चॉइसेस नहीं होती, और मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो फिर से वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था। और अब आप एक दूसरे लाइन में भी जा चुके हैं और कुछ सोच के ही आए हैं, तो वापस तो आप जा नहीं सकते। और आप एक यहाँ पे आए हैं, और पहले भी मैंने IIT के दौरान मैं सफल नहीं हुआ था, तो फिर फाइनली मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ से इंजीनियरिंग कर ली थी। तो इस बार मुझे मन में था कि इस बार विफल नहीं होना है, इस बार कम से कम सफल हो जाऊं, ताकि लाइफ में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे। बिल्कुल। और एक होता है कि आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है आई विल डू इट, है ना। तो वो कमिटमेंट था और उसी कमिटमेंट को एग्जीक्यूट करना था। तो इस तरह से मैंने सोच करके बोला कि जब तक होता नहीं है तब तक देना ही नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं? प्लान बी तो काफ़ी नेचुरल होता है ना। प्लान बी, अगर आपको तो सर्वाइव करने के लिए प्लान बी तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। फिर वो क्या सोचा था आपने? इसीलिए मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। बिल्कुल। इस बार जैसे जी, इस बार जैसे मैंने EPFO का फॉर्म भर दिया था। अच्छा। हाँ, कि अगर नहीं होता है तो ठीक है, EPFO वाला कम से कम दे दूंगा। हाँ, वो भी जॉब अच्छी है, UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और होता तो शायद RBI ग्रेड भी भर देता, लेकिन वो फिल नहीं किया था मैंने उसका फॉर्म। और हालांकि उधर जा नहीं पाता, इच्छा तो यही थी, यही करने की थी, मन मार के चला जाता अगर जाता भी। वो सर्वाइवल के लिए ही होता फिर। जी। फर्क तो पड़ता है। जब आपका प्रीलिम्स रुकता था
प्रीलिम्स जब नहीं होता था, क्या सीसैट हो जाता था? बच्चे सीसैट को लेकर हाँ, बहुत मेरा परेशान थे। सीसैट एक्चुअली मेरा हो जाता था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जी तो वो मैथ्स और इंग्लिश भी ठीक ठाक ही रही है मेरी, जी। तो वो मेरा सीसैट में कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे, और तीनों अटेम्प्ट्स में सीसैट निकले। गुड, वेरी गुड। इंजीनियर से तो ये मेरी रिक्वायरमेंट रहती है। जी जी। है ना? बिल्कुल। अच्छा, फोरम आइज के बारे में आपको कैसे पता चला? आप कहाँ एनरोल थे? हाँ, एसोसिएशन बताता हूँ। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो जी। उसके बाद मैंने एक सेशन आयुष सर का देखा था ऑनलाइन कि प्रीलिम्स फेलियर के बाद कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम को। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आयुष सर से आके एक बार मिल लेता हूँ। तो मैं यहाँ मिलने आया था उनसे, और उन्होंने पूछा कि आपने कोचिंग वोचिंग नहीं ली है क्या कहीं से? मैंने बोला कि नहीं, मैं तो खुद से ही कर रहा था अभी तक। जी तो उन्होंने बोला कि कुछ कोचिंग आप ले लो अगर किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है। तो जीएस तो मैं तब तक पढ़ चुका था, जनरल स्टडीज़ मैंने खुद से कर ही लिया था तब तक। जी तो उनके सलाह पर मैंने करेंट अफेयर्स क्लासेस ले ली दिपिन सर की, जी। और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रही आगे भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ले लिए थे। हाँ जी। हाँ, एक एसएफजी जो प्रीलिम्स का आता है वो बिल्कुल। टेस्ट सीरीज ले लिया था, और एमजीपी मेंस वाला टेस्ट सीरीज ले लिया था। बिल्कुल जी। तो उसी समय आयुष सर से मिलने के बाद मुझे पता चला जी। कैसे करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो इससे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपना दिन का शेड्यूल कैसे बनाते थे? मेरी कोशिश यह रहती थी कि किसी तरह से 8 घंटे लगभग पढ़ाई हो जाए दिन में, और वो जब भी हो सके, जब भी समय मिले हो जाए। जी। अगर कभी किसी दिन लेट से भी उठाऊँ तो उसके बाद भी जैसे भी समय मिले, लेकिन 8 से 9 घंटे लगभग पढ़ लूँ। और कभी कभी बैड डेज होते थे जिसमें कि आप 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, जी। लेकिन ऑन एन एवरेज मेरा 8 घंटे पढ़ने का इरादा रहता था। तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ बैड डेज भी हो जाते हैं, तो अपने आप को सपोर्ट कैसे करते हैं जब मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है, जब निराशा आती है और मतलब इट्स अ बैड डे, तब क्या करते थे आप? यू हैव नो चॉइस, है ना, आपको करना ही होगा। आपके पास और कोई चॉइस तो है नहीं, आपको खुद को पिकअप करके, खुद को समझा करके बैठना ही होगा। तो मैं सोचता था कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो अगर 3-4 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं तो वो ठीक है, मतलब उस दिन के लिए काफ़ी है। अगर आप पूरी तरह से छोड़ देंगे तो फिर आपका वो एक हफ्ता हो जाएगा, एक हफ्ता आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो मैं सोचता था कि कम से कम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के और थोड़ा 1-2-3 घंटे कुछ भी और पढ़ लूँ। बिल्कुल। तो यही प्रयास रहता है। वही ना, इट बिकम्स अ लूज द बैटल विन द वॉर सिचुएशन। यस। एब्सोल्युटली, फॉर श्योर। अच्छा, तो ज़रा एग्जाम के पड़ावों पे आते हैं, है ना? तो जैसे आपकी प्री में परेशानी होती थी, प्रीलिम्स का पेपर नहीं होता था, तो ये बताइए आपने प्रीलिम्स को कैसे कॉन्कर किया, कैसे उसको पार किया? तो प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एसएफजी की जो टेस्ट सीरीज आती है, हाँ जी। वो मैंने ज्वाइन किया, और उसमें डेली टेस्ट होती थी मॉर्निंग में। तो हाँ, तो उसमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता था, और पहले उसके सिलेबस बता दिए जाते थे कि कल को इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो मैं तैयार करके रखता था। और उसके थ्रू ऐसा हुआ कि अगर किसी दिन टेस्ट में कम मार्क्स आए तो मुझे पता चल जाता था कि ये मेरा वीक एरिया है और इस पर मुझे काम करना है। तो उस तरह से मुझे वीक एरियाज़ मिल गए, और उस पर मैंने अच्छे से, अगर मुझे लगा कि इसमें मुझे कंटेंट की कमी है तो मैंने कुछ और सोर्सेज को रेफ़र किया और उस पर कंटेंट को तैयार किया और रिवीजन किया बहुत बार। और जो टेस्ट के पेपर्स थे एसएफजी के, उसको भी बार बार रिवाइज किया। और ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं, जो एसएफजी में जितने टेस्ट होते हैं बस उतना ही, लगभग 2000 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस पर टेस्ट होते हैं, लगभग 2000 क्वेश्चंस थे। उसी को मैंने बार बार रिवाइज करके और कॉन्फिडेंटली मैं अटेम्प्ट किया पेपर को। बिल्कुल। तो लेकिन एक ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है इतने सवाल करने के बाद, नहीं? जब पहले तो नहीं तो पेपर देख के डर लगता है और उससे फिर कंफर्ट आ जाता है ना? तो इसका मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या आप कहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको ओवरडू ना करें। कई बार बच्चे बहुत 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार क्वेश्चंस कर लेते हैं, उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम करें और क्वालिटी टेस्ट पेपर्स को आप अटेम्प्ट करें और उसी को बार बार रिवाइज करें, ताकि आपका जो कंटेंट है उस पर होल्ड बन जाए। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए आप नोट्स बनाते थे या फिर मेंस के लिए नोट्स बनाते थे? तैयारी इंटीग्रेटेड ही होती है, तो आपको जो है एक ओवरऑल नोट्स बनाने होते हैं, और उसमें जो चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा रही है, जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, उनके लिए आपको उस समय रिवाइज कर लेना होता है, और फाइनली मेंस के समय आप पूरी नोट्स पढ़ के जाइए, है ना। मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ नोट्स नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल एक ही जगह रखिए, लेकिन उसको कंसाइज रखिए, उसको और कॉम्प्रिहेंसिव भी रखिए। बिल्कुल। अच्छा, नोट्स की ही बात पे, आपको ऑनलाइन नोट्स ज़्यादा पसंद है या कागज़ कलम? नहीं, पेपर नोट्स ही, क्योंकि आपको इवेंचुअली तो यूपीएससी में भी कलम से ही लिखना है। बिल्कुल। और ऑनलाइन नोट्स में फिर वो टाइपिंग वगैरह का झंझट होता है। झंझट। तो मैं पेपर नोट्स ही प्रेफर करता हूँ। बढ़िया। अच्छा, और पेपर नोट्स और कागज़ कलम, तो कलम कौन सी, पेन कौन सा पसंद है आपको?
पायलट V7 विद कार्टेज, उसको मैंने यूज किया था मेंस के सारे एग्जाम्स में। उसमें काफ़ी स्मूथ भी होता है और इट्स ए गुड पेन। यूँ भी कहते हैं ना कि जब लिखने का काम है तो अपने पेन से भी बंधन बन जाता है कि मुझे इसी पेन से लिखना है। जी जी ऐसा जी, फर्क पड़ता है हाँ, पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपकी ग्रिप बन जाती है और उससे आपको लिखने में थोड़ा आसान होता है। और मेंस में तो आप 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। आपको 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और लगभग 3000 वर्ड्स के होते हैं, तो उसमें आपको जितना 1-1 मिनट आपका बच जाए वो बेहतर है। तो इसलिए ऐसा पेन सेलेक्ट करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शनल के लिए आपको कैसा लगा? आपका ऑप्शनल कौन सा था? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था और मैंने उसे चूज़ किया क्योंकि मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में और मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी कि मैं इस ऑप्शनल को कवर कर लूँ। और फॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए, 319 मार्क्स, और इसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। अच्छा, गुड। मेंस स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ऑप्शनल तो आपने बताया ही, लेकिन हाँ, कौन सा पेपर था जो आपको स्पेशली थोड़ा कठिन लगता था? GS 1, 2, 3, 4 में से, या कौन सा पेपर? मुझे लगता है कि लगभग सारे पेपर्स एक ही तरह के होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है तो वो ऑलमोस्ट सब एक ही जैसा हो जाता है, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट्स अगर एक पेपर में आ रहे हैं, उसमें एक में किसी में आप वीक होंगे, बाकी में स्ट्रांग होंगे, तो लगभग एक ही तरह का हो जाता है वो। तो इसका मतलब ये भी है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ इतनी नहीं है तेज, तो उसको आप दिल पे ना लें, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जी। बिल्कुल। और इसी विषय में बच्चे इस बात पे भी परेशान होते हैं कि मैम कोई सीक्रेट किताब होगी, कोई अच्छा सोर्स होगा, ऐसा कोई खास सोर्स, कोई खास किताब जो आपको अच्छी लगी हो? नहीं, मुझे लगता है कि बुक्स तो वही हैं जो हर कोई पढ़ता है, उसी को आपको बार बार पढ़नी होती है और कई बार कोचिंग के कुछ नोट्स रेफ़र करने होते हैं जी। तो उससे आप अपना नोट्स बना लीजिए। अच्छा। और उसी को बार बार पढ़िए, उसी को रिवाइज करते रहिए और टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, तो आपका एक होल्ड आ जाएगा सब्जेक्ट पे। फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पे। ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कितनी बार लिखे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं ये आपको पता चलता है। और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं और एटलीस्ट थीम तो रिपीट हो जाते हैं जी। तो मेंस में भी आप एटलीस्ट 2013 ऑनवर्ड्स आप उसके बाद जो सिलेबस चेंज हुआ था बिल्कुल वो आप कर लें, और प्रीलिम्स में भी 10 साल के मिनिमम लगा लें। बिल्कुल करके जाए, है ना। और अगेन ये बिल्कुल तैयारी वाली बात है, पढ़ाई की नहीं, तैयारी वाली बात है ना, कि सवाल ज़रूर करिए। मेंस के बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू की तैयारी में आपने क्या किया और क्या सोचा कि हाँ किस तरह इसे अप्रोच करें? मेरा इंटरव्यू शुरुआती दिनों में ही था, मेरा 5th डे ही था, तो मुझे ज़्यादा समय मिला नहीं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का। और फिर भी मैंने 2 मॉक्स दिए थे अलग संस्थानों में, और वहीं से जो फीडबैक्स मिले उसी पे काम करके और मैंने दिया, और लगभग ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही गया। 176 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, तो जो कि बेस्ट तो नहीं है, लेकिन एवरेज मार्क्स हैं, ठीक ही हैं। और इंटरव्यू देते वक्त कैसी फीलिंग थी? बाहर आके कैसा लगा आपको? अच्छा गया है कि इंटरव्यू देते वक्त तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे काम रख करके ही कोशिश करनी होती है कि ठीक है एटलीस्ट यू डोंट मेस इट अप, है ना। और फिर वहाँ से आने के बाद तो रिलीफ मिलती है, लगता हो गया है। हाँ, मतलब ये पूरा एक सेशन कंप्लीट हो गया, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सेशन है। उसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट के लिए ही वेट करना पड़ता है, और चूँकि मेरा पहले ही इंटरव्यू था तो रिजल्ट के लिए जो वेट था वो काफ़ी लंबा हो गया। हाँ तो इसलिए वो भी एक चैलेंजिंग वो भी एक चैलेंज है। इंतज़ार करना, जब तक काम है तब तो ठीक है जी, लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार करना काफ़ी चैलेंजिंग। अच्छा, इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा अरे ये क्या पूछ लिया? नहीं, क्वेश्चंस मोस्टली डैफ बेस्ड ही थे जी। और जो मेरी प्रोफाइल थी, जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड थी, और मैंने जो पावर सेक्टर में काम किया था उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। और हॉबीज़ में मैंने विपश्यना लिखा था, तो उससे रिलेट करके उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर क्वेश्चंस किए, और इसी तरह के क्वेश्चंस थे लगभग। कोई ऐसे ऑफ द बीट क्वेश्चंस नहीं थे, लगभग ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे। बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे आपकी तरफ से, जैसे आपको विपासना पसंद है, ऐसी चीज़ें, कि आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि देखिए आप ये मुझसे ज़रूर सुनिए? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए अपना एक मेथड होता है जिससे वो काम डाउन होते हैं। मुझे लगा कि मेडिटेशन इज़ अ गुड वे टू डू दैट, और आप किसी तरह से अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अदरवाइज़ एक सिलसिला चालू हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का, है ना, और वो इस जर्नी को और भी बेकार बना देगी, क्योंकि ऑलरेडी कठिन है। हाँ, और मतलब
उस कठिन जर्नी को और उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, तो वो फिर बियर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का आप अच्छे से ख्याल रखिए। तैयारी तो सब लोग करते ही हैं, इस पे आप फोकस रखिए, ख्याल अपना भी रखिए। ऑन दैट नोट अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट वंडरफुल जर्नी कमिंग अप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।